डेट है आज 26 जून 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना ई लॉन्च ऑफ नफेड फोर्टिफाइड राइस ब्रान ऑयल। अभी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने एक राइस की वेराइटी का ऑयल लॉन्च किया है, तेल। जैसे खाने के लिए हम मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, खाने में के लिए मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, ऐसे एक तेल होगा एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल का मतलब है खाने योग्य तेल, जो खाने में यूज करते हैं, सब्जी वगैरह बनाने में यूज करते हैं। तो ये फोर्टिफाइड राइस ब्रान ऑयल है। फोर्टिफाइड का मतलब ये है जैसे कोई राइस की वैरायटी है, चावल की वैरायटी, उसका सीड है, बीज, उससे फोर्टिफाइड कर देते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं, जैसे विटामिन ए डाल दिया। जैसे चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, तो इसमें और भी सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं दिन भर चावल खाते हैं, सुबह शाम दोपहर, उनकी डाइट यही होती है। तो उनमें क्या है, चावल खाने से सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, ऐसे चावल को फोर्टिफाइड किया जाता है। तो इस राइस में ही विटामिन ए डाल देंगे, विटामिन ई डाल देंगे, तो जब ये बीज में फोर्टिफाइड कर दिया इसको, जब चावल उगेगा खेत में, तो इसमें विटामिन ए भी होगा, ई भी होगा, जो मिनरल्स इसमें डाले हैं, तो ये फोर्टिफाइड राइस हो गया। ये नफेड ने फोर्टिफाई किया था ये राइस की वैरायटी को। ये राइस ब्रान ऑयल, तेल का नाम है राइस ब्रान ऑयल। और लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है ये डिपार्टमेंट, विभाग, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, इसने लॉन्च किया है। तो ये राइस ब्रान ऑयल है क्या? राइस ब्रान ऑयल किससे बनाया है? ये बनाया राइस हस्क से। राइस हस्क क्या होता है? जैसे चावल होता है, जो चावल आप वाइट वाइट सा चावल खाते हो, मान लो ये चावल है, चावल निकालने से पहले इसके ऊपर ब्राउन ब्राउन सा एक वो होता है इसका कवर, वो कवर से ये तेल बनाया राइस ब्रान ऑयल। उस हार्ड जो आउटर ब्राउन लेयर होती है चावल के ऊपर, कैसी होती है देखना चाहोगे? ये ऐसी होती है, देखो, ये चावल के ऊपर से ये निकाली गई है। ये चावल, मान लो चावल के ऊपर ये कवर है, वो निकाल दिया, इससे बनाया ये ऑयल, राइस ब्रान ऑयल। ये ऑयल इससे डेवलप किया है। तो ये ऑयल में खासियत क्या बात है, ये जो है हाई टेम्परेचर कुकिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे 232 डिग्री सेल्सियस तक ये यूज किया जा सकता है। फ्राई करने के लिए, डीप फ्राई करने के लिए ऑयल यूज किया जा सकता है। ये राइस ब्रान ऑयल है, इसके पास जो कंपोजिशन है बिल्कुल सेम ऐसी है लगभग जैसी पीनट ऑयल में होती है। पीनट ऑयल बोलते हैं मूंगफली का तेल, जो मूंगफली आप खाते हो, ग्राउंड नट बोलते हैं मूंगफली को, और उसके तेल को बोलते हैं पीनट ऑयल। तो ऐसे ही इसमें सिमिलर कंपोजिशन है इस ऑयल में। इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? इसके हेल्थ बेनिफिट्स ये हैं, फ़ायदे ये हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, कि इसमें लोअर कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल लोअर होता है, क्योंकि इसमें लो ट्रांस फैट कंटेंट होता है। ट्रांस फैट देखो बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। जिस भी, मान लो ये जैसे ऑयल होते हैं, ऑयल को बार बार पकाओगे, बार बार गर्म करोगे, तो इसमें ट्रांस फैट डेवलप हो जाती है। ट्रांस फैट, चर्बी को ही बोलते हैं, ट्रांस फैट चर्बी की वैरायटी है। तो वो क्या है, बर्न होने में बहुत ही ज़्यादा उसे मेहनत लगती है शरीर को, तो वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाती और बहुत सारे रोग हो जाते हैं ट्रांस फैट की वजह से। और चर्बी जमती जाती है और वेट बढ़ जाता है बॉडी का, और ओबेसिटी हो जाती है, मतलब मोटापा बढ़ जाता है, ओबेसिटी। तो ये ट्रांस फैट कंटेंट इसमें कम होता है। और जो मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड फैट होती है, उसका कंटेंट हाई होता है। ये वाली जो फैट होती है ना, ये फ़ायदेमंद होती है। फैट देखो दो दो तरह की होती है, दो टाइप की, एक सेचुरेटेड हो गई और एक आपकी होगी अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड जो सेचुरेटेड फैट होती है ना, इसे बॉडी को बर्न करने में बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, और ये मोटापा बढ़ाती है, और इसमें बहुत सारे रोग भी हो सकते हैं इसकी वजह से। जो अनसेचुरेटेड होती है, ये क्या होती है, ये डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें। जैसे बॉन्ड होते हैं ना, डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इनमें, ये आसानी से टूट जाते हैं, और ये बॉडी से आसानी से बाहर निकल जाती है ज़रा सी मेहनत करने से। लेकिन सेचुरेटेड सिंगल बॉन्ड होता है इसमें, सिंगल बॉन्ड, ये टूटती नहीं है जल्दी से, इसके जो मॉलिक्यूल है वो टूटते नहीं है, फैट के जो चर्बी होती है, तो ये हानिकारक होती है सेचुरेटेड। लेकिन ये इसमें अनसेचुरेटेड फैट मिलेगी इस ऑयल में। नेक्स्ट क्या है, ये जो कैंसर है, कैंसर हो जाता है हाई फैटी एसिड लेने से, या फिर फैट लेने से, हाई कंटेंट होता है। तो जो कैंसर का रिस्क है ये भी रिड्यूस करेगी अगर ये ऑयल यूज किया जाएगा। और जो विटामिन ई का कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा हाई है, तो बॉडी को विटामिन ई भी मिलेगी इस ऑयल से, राइस ब्रान ऑयल से। WHO ने भी इसे रिकमेंड किया है कि और जो अदर एडिबल ऑयल्स जो यूज करते हैं खाने के लिए, जो तेल यूज करते हैं, उनकी जगह पे ये ऑयल यूज किया जा सकता है। तो अब ये नफेड क्या है, नफेड ने जिसने इसको फोर्टिफाइड किया है इस राइस को, राइस ब्रान ऑयल को, ये नफेड एक कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव होता है कुछ, मान लो एक, मान लो कंपनी, मान लो आप एसोसिएशन मान लो, ये नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ये क्या काम करती है,
ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं जो जितने भी, उनकी मार्केटिंग वगैरह करती है। ये अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मार्केटिंग करने के लिए। इसको 2 अक्टूबर 1958 को बनाया गया था और ये एक एक्ट है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। इसमें रजिस्टर की गई है ये कोऑपरेटिव। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ये काम करती है, ये नफेड। तो यही था। इसमें चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट ब्लैक सी अभी न्यूज़ में था, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। कहाँ पे है ये ब्लैक सी? देखो इसके अराउंड एक तो इनलैंड सी है ये। इनलैंड सी का मतलब होता है जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हो, चारों तरफ लैंड से, भूमि से घिरा हो, उस सी को बोलते हैं इनलैंड सी। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? यूरोप और एशिया के बीच में है ये, जो टर्की कंट्री है उसके पास है। लोकेशन देखेंगे हम पूरा मैप में। इसके अराउंड जो बॉर्डर कंट्री है, रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की है। देखो ब्लैक सी के ऊपर स्पेशल लेक्चर बनाया हुआ है। आप ज्योग्राफी थ्रो मैप एक प्लेलिस्ट बनी हो, उसमें जाकर देख सकते हो, नहीं देखा है तो। उसमें सारी रिवर कौन सी गिरती हैं, इसमें कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर लगाती हैं, कौन कौन से यहाँ पे छोटे छोटे सी हैं जिनसे बॉर्डर लगता है, कौन कौन से स्टेट है, सारा दिया हुआ है। इसमें हम सिर्फ ब्रीफली पढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पे ब्लैक सी देख लो आप, पहले इस बड़े मैप में देखो आप, ये आपको दिख रहा है वर्ल्ड मैप। और यहाँ पे देखो ये अपना हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान, ये ईरान, और ये है आपका यहाँ पे टर्की। टर्की के साइड में जो दिखाई दे रहा है ये वाला ब्लैक सी है, ब्लैक सी रसिया यूक्रेन के बीच में। तो ये ब्लैक सी है, तो इसको हम बड़े मैप में देखेंगे अब। ये आपका ब्लैक सी यहाँ पे इस एरिया में, ये टर्की साइड में, ये बुल्गारिया, ये कंट्री बॉर्डर लगाती है, ये रोमानिया, ये आपकी यूक्रेन, ये है रसिया, ये है जॉर्जिया। तो ये सी ऑफ अजोव है, सी ऑफ अजोव। ये कर्च स्टेट है जो सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को जोड़ती है। ये वाली स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली, ये स्टेट। स्टेट आपको पता है क्या होती है? स्टेट, स्टेट STRAIT, स्टेट का होता है जल संधि। जब कोई छोटी जो नैरो वाटर बॉडीज है वो बड़ी दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ती है। तो ये ब्लैक सी दो बड़ी वाटर बॉडी है, ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव, इसको जोड़ रही है ये कर्च स्टेट। और यहाँ पे देखो सी ऑफ मरमरा है ये, और एजेंसी है यहाँ पे सी ऑफ क्रेटे है। तो ये मेडिटेरेनियन सी को जोड़ते हैं, और जो एजेंसी सी ऑफ क्रेटे और सी ऑफ मरमरा को और ब्लैक सी को कौन सी स्टेट जोड़ती है? यहाँ पे एक स्टेट है उसका नाम है बॉस्फोरस। और जो ये वाली स्टेट है, ये वाली सी ऑफ मरमरा को और एजेंसी को जोड़ती है, ये डर्डानेल स्टेट्स। तो ये देख सकते हो सारे आप नाम यहाँ पे। ये देखो स्टेट ऑफ कर्च, ये जोड़ती है ब्लैक सी और ये अजोव सी को। और यहाँ पे देखो बॉस्फोरस स्टेट, ये जोड़ती है सी ऑफ मरमरा को और ब्लैक सी को। और ये डर्डानेल से जो है, ये एजेंसी और सी ऑफ क्रेटे को ब्लैक सी से जोड़ती है, ये डर्डानेल से, ये वाली। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है पोषण। पोषण क्या है? पोषण पोहा एक, पोषण भी बोलते हैं इसे, पोषण पोहा भी बोलते हैं, एक एनुअल फेस्टिवल है, हर साल मनाए जाने वाला त्यौहार है। कौन मनाता है? श्रीलंका के बुद्धिस्ट मनाते हैं इसे। जो बौद्ध धर्म के लोग हैं श्रीलंका में, वो मनाते हैं हर साल पोषण पोहा फेस्टिवल को। किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? ऐसा मानते हैं इस दिन 3rd सेंचुरी BC में जो श्रीलंका में बुद्धिज़्म पहुंचा था, जो बुद्धिज़्म धर्म का प्रचार हुआ था, इस दिन हुआ था। इंडिया से श्रीलंका में प्रचार हुआ था, आया था बुद्धिज़्म श्रीलंका में इस दिन। तो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं पोषण पोहा के नाम से या पोषण के नाम से। तो ये रिलीजियस फेस्टिवल है जो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक माउंटेन है, मतलब पहाड़ी है, माउंटेन ऑफ मिहिनतैल। मिहिनतैल माउंटेन है, उस पर एक इंसान थे, आदमी, जिनका नाम था अरहत महिंदा थैरो। इन्होंने पहली बार बुद्धिज़्म को उपदेश दिया था। प्रीच करने का मतलब है उपदेश देना। यहाँ पे दिया था, एक श्रीलंका के राजा हुआ करते थे उस टाइम पे। तो इस माउंटेन पे, माउंटेन मिहिनतैल पे अरहत मिहिंदा थैरो नाम के आदमी ने बुद्धिज़्म का उपदेश दिया था, प्रीच किया था, संदेश दिया था किंग को, श्रीलंका के किंग को। तो यही था बस। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इलेक्टोरल ट्रस्ट डिक्लेयर्स डोनेशन ऑफ ₹3 करोड़ थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। देखो एक इलेक्टोरल ट्रस्ट, एक ये मान लो ट्रस्ट क्या होती हैं, ये चैरिटी के लिए काम करती हैं, किसी को दान देने के लिए। चैरिटी का मतलब दान देने के लिए। एक ये मान लो संस्था है ट्रस्ट, संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रस्ट। बस इसका मतलब क्या है ट्रस्ट का, कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब गैर लाभकारी संस्था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लाभ के लिए काम नहीं करती, बल्कि लोगों के भलाई के लिए, कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए काम करती है। ये चैरिटी के लिए काम करती हैं ये ट्रस्ट वगैरह। तो एक ट्रस्ट है जिसका नाम है परिवर्तन इलेक्टोरल ट्रस्ट। इसने अभी क्या है, 3 करोड़ रुपए पॉलिटिकल फंडिंग में दे दिए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए।
2019-20 का डेटा निकालें तो उसमें बिरला एक कॉरपोरेशन है, एक कंपनी है बिरला नाम की, बिरला कॉरपोरेशन, उसने 3 करोड़ रुपए दिए थे इस ट्रस्ट को, इलेक्टोरल ट्रस्ट को, और इसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं? देखो, ये एक स्कीम है इलेक्टोरल बॉन्ड की जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। मान लो कोई राजनीतिक पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी कोई डोनेट करना चाहता है 2,000 से ज़्यादा रुपए, तो 2,000 से ज़्यादा रुपए वो क्या है, कैश में नहीं कर सकता, कैश में नहीं कर सकता, उसे डिजिटली करने पड़ेंगे, या तो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदना पड़ेगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदना पड़ेगा, उसके जरिए देने पड़ेंगे, या डिजिटली या कैश, मतलब वो आपका जो चेक होता है, चेक देके इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदेगा। और ये इलेक्ट्रल बॉन्ड एसबीआई बैंक से ही खरीद सकते हैं, एसबीआई बैंक से। और इसमें 4 महीने होते हैं, जैसे आपका 4 महीने डिसाइड किए हुए हैं तब लागू होगी ये स्कीम। जैसे मान लो अप्रैल में स्टार्ट होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदना, तो अप्रैल के 15 दिन तक ये मतलब खरीदे जा सकते हैं। और फिर ये जैसे मान लो खरीद लिए 10 या 15 दिन का इनका, जैसे खरीद लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड किसी भी आदमी ने एसबीआई से जाके, तो इसका नाम किसी को भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है एसबीआई को, जिस आदमी ने खरीदे हैं और जिस पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे खरीदे हैं। जैसे मान लो ये ए आदमी गया, इसने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, मान लो बीजेपी को दे दिया इसने, बीजेपी को, तो इस बॉन्ड पे, जो ये बॉन्ड है, ये कागज़ है, कागज़ पे लिखा है इलेक्ट्रल बॉन्ड, इस पे रुपीज़ लिखे, कितने रुपये का, 1,000 रुपये का, मतलब 1,000 से लेके आप कितने तक का भी खरीद सकते हो, 1,000 के मल्टीपल में। तो मान लो ये 1,000 का या 10,000 रुपये का बॉन्ड है, तो ये जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे देगा, मान लो बीजेपी को। जब इसे दिया, इसकी बॉन्ड की वैलिडिटी है 15 दिन की, 15 दिन के अंदर अंदर इसे ये जिस भी बैंक में इसका अकाउंट है बीजेपी का, उस बैंक में जमा कर देगी और फिर इसके अकाउंट में आ जाएंगे पैसे। तो ऐसे कुछ काम करता है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर लेक्चर बनाया हुआ है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ये ब्रीफ में समझा बस हमने। तो इसने भी क्या है, ट्रस्ट ने 3 करोड़ रुपए दिए थे, बिरला कॉर्पोरेशन ने इस ट्रस्ट को, इसने 3 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीद के, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के किसी पार्टी को डोनेट कर दिए अनोनिमसली। अनोनिमसली का मतलब होता है अननोइंगली, बिना जाने, क्योंकि इसमें नाम तो बताना नहीं होता, ना ये बताना होता किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए हैं। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा कि इसने डोनेट करने के लिए, दान में देने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का रूट लिया है कि किसी भी अननेम्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेट की हैं। मतलब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड में ये रिक्वायर नहीं होता कि किसी का नाम बताना कि किस पॉलिटिकल पार्टी को दान दिया आपने, जरूर नहीं है नाम बताना, और किस आदमी ने दिया है ये भी बताना ज़रूरी नहीं है, ये भी बताना ज़रूरी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी को कोई ज़रूर नहीं है कि वो नाम बताए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। अगर मान लो 2,000 से ज़्यादा किसी को डोनेट करना है तो वो कैश में नहीं करेगा, डिजिटली करेगा। डोनेट करना तो पॉलिटिकल पार्टी को, ये बस इसमें शर्त है। एक ये एसोसिएशन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक एनजीओ टाइप है। ये क्या करती है, इंडिपेंडेंट पोल वॉच डॉग है। इसने कहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो खरीद के दिया है पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट्रल ट्रस्ट ने, ये वॉयलेशन है इलेक्ट्रल ट्रस्ट स्कीम 2013 की, और इनकम टैक्स रूल्स हैं 1962 के। इनका वॉयलेशन क्या है, इस ट्रस्ट ने जो डोनेट दिए हैं अनलोइंगली, बिना नाम बताए, बिना किसके, क्या है इशू, सारा इशू पढ़ेंगे। देखो, जो भी ये मैंडेटरी है कि ट्रस्ट के लिए, जो ये इलेक्टोरल ट्रस्ट है जो 2013 के एक्ट के थ्रू बनाई गई थी, इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम है जो ये 2013 की इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम है 2013 की, इसके थ्रू ये ट्रस्ट बनाई गई थी। और इसमें ये मैंडेटरी था, अनिवार्य था कि जब भी मान लो ये कोई डोनेट करेगी तो इसके पास क्या है, डोनेशन की सारी जानकारी होगी, किसको दिया है सारी जानकारी फर्निश करेगी, देगी ये जानकारी। लेकिन जो परिवर्तन इलेक्टोरल ट्रस्ट है, इसका कहना है, देखो भाई साहब, हमने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के ये डोनेट किया है, और इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम में ये रिक्वायर नहीं है कि किसी आदमी की आइडेंटिटी बताना कि हमने कहाँ से पैसा आया और किसको दिया, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को दिया, ये बताना जरूरी नहीं है। इसने ये बोला इलेक्ट्रल ट्रस्ट ने। और ये जो स्कीम है उसमें ये मैंडेटरी है, इस वाली स्कीम में, कि ये कहाँ से इसके पास पैसा आया, कहाँ डोनेट किया, उसको देना जरूरी है। तो इस एक्ट का उल्लंघन किया है इसने, और इसका ये कहना, हमने इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के जरिए पैसा दिया है तो हमने कोई उल्लंघन नहीं किया। लेकिन कंसर्न क्या है, प्रॉब्लम यही है, जो इलेक्ट्रल जो ट्रस्ट है, इसने स्टार्ट कर दिया अडॉप्टिंग दिस प्रेसिडेंट ऑफ डोनेटिंग थ्रू बॉन्ड्स के थ्रू इसने अडॉप्ट कर लिया स्कीम। लेकिन ये बनाई गई थी इलेक्ट्रल ट्रस्ट स्कीम 2013 के द्वारा, और ये इसलिए बनाई गई थी
ताकि जो ट्रांसपेरेंसी रूल्स में जो ट्रांसपेरेंसी आए लॉज में, और जो ऐसे जो मतलब डोनेटिंग होती है अननोइंगली, इसको डिस्करेज किया जाए, इसलिए ये लाई गई थी स्कीम। ऐसे सिनेरियो में अगर मान लो ये डोनेट करेगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, और उस किसी का मतलब इसके पास अपनी जानकारी को डिस्क्लोज नहीं करेगी, अपनी जो जानकारी है किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया डिस्क्लोज नहीं करेगी, तो इलेक्टोरल जो ट्रस्ट है, जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है वो ब्लैक मनी के सर्कुलेशन के लिए यूज हो सकती है। ये क्या करेगी, ब्लैक मनी के वाइट मनी में बदलने के लिए यूज कर सकती है। अनलिमिटेड फंडिंग के लिए ये टोटल अनोनिमिटी के साथ, मतलब बिना किसी को बताए हुए फंड को यूज कर सकती है। इसमें करप्शन इंक्रीज हो सकता है। फॉरेन फंडिंग, मान लो विदेशों से फंडिंग आ रही है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए और इलेक्टोरल ट्रस्ट के पास, तो ये क्या है, उसे पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है, तो फॉरेन फंडिंग को यूज किया जा सकता है इसे डोनेट करने के लिए। तो ये सब कुछ इससे कंसर्न प्रॉब्लम हो सकती हैं। जो ये सारी प्रैक्टिसेस हैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम है 2013 की, और रूल्स हैं आईटी रूल्स 1962 के, जो रूल 17CA है। इस रूल के जरिए ये मतलब टोटली कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। इसके जरिए क्या है, जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है वो बिना किसी जानकारी दिए हुए किसी को डोनेट नहीं कर सकती। तो ये स्कीम है क्या, पूरा टोटल इसे जान लेते हैं। इस स्कीम के जरिए इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम है 2013 की, एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाया गया था जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब गैर लाभकारी संस्था। सिर्फ ये क्या है, चैरिटी के लिए काम करती है, लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए। इसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लाभ कमाना नहीं होता। तो ये कंट्रीब्यूशन मान लो कोई भी कर सकता है इलेक्टोरल ट्रस्ट में, जो इंडिया का पर्सन हो, इंडिया में रेजिडेंट हो। इसे नोटिफाई किया था CBDT ने, जो स्कीम है इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम है 2013 की, इसको नोटिफाई किया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने। इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या थे, ऑब्जेक्टिव का मतलब लक्ष्य, टारगेट इसके यही थे कि इस स्कीम में जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है ये क्या करेगी, वॉलंटरी जो कंट्रीब्यूशन आता है इसके पास, मतलब कोई इसको दान देता है इलेक्टोरल ट्रस्ट को, तो ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देगी, लेकिन क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करेगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन सारा लेखा जोखा इसके पास रहेगा। मतलब सोल ऑब्जेक्टिव इसका ये था इलेक्टोरल ट्रस्ट का कि जो भी इसके पास कंट्रीब्यूशन आएगा उसको पॉलिटिकल पार्टी को देगी, इसलिए ही बनाई गई थी। लेकिन क्या है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होंगी RP एक्ट में, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, उसके 29A सेक्शन में जो भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होगी उस पार्टी को देगी। लेकिन इसमें यह भी कहा था कि ये क्या है, सारा जो भी कंट्रीब्यूशन देगा, डिस्ट्रीब्यूशन देगा, जो भी कंट्रीब्यूशन इस पर आया है, जैसे इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी से या फॉरेन सिटीजन से कोई भी डोनेशन नहीं लेंगी। विदेशी जो आदमी है या विदेशी कंपनी है उनसे कोई भी दान नहीं लेगी इलेक्टोरल ट्रस्ट। और ये ट्रस्ट क्या है, मेंटेन रखेंगी किस किस पर्सन से इसके पास कंट्रीब्यूशन आया है और किस पर्सन को इसने कंट्रीब्यूशन दिया है। मतलब जो भी दान आया है इसके पास, जो भी मान लो इसके पास डोनेशन आया है, कौन से पर्सन से आया है, किसने इसे दान दिया है, और किसको इसने वो दान दिया, वो पैसा किसको दिया है, किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, सारा इसे डिस्क्लोज करना ज़रूरी था इस इलेक्टोरल स्कीम के जरिए। लेकिन अभी ये क्या बहाने बना रही है कि हमने तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये दान दिया है पॉलिटिकल पार्टी को, और इलेक्टोरल बॉन्ड में तो यही लिखा है कि यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसने पैसा दिया बताना जरूरी नहीं है, और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया और किस आदमी ने दिया ये बताना जरूरी नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जब दान दिया जाता है। लेकिन जो इस एक्ट के जरिए जब ये बनाई गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम के जरिए बनाई गई थी, लेकिन उस एक्ट का ये स्कीम का उल्लंघन है, वायलेशन है, ये कहना है क्रिटिक्स का। अब इलेक्टोरल ट्रस्ट है वो कहाँ कहाँ से, वॉलंटरी का मतलब होता है कोई अपनी मर्जी से कोई दान देता है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, अपनी मर्जी से कंट्रीब्यूशन करना। तो ये कहाँ कहाँ से रिसीव कर सकती है, देखो कोई भी इंडिविजुअल दे सकता है, इंडिया का जो नागरिक हो, आप भी दे सकते हो, कोई और भी पर्सन दे सकता है, कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर हो वो दे सकती है, या कोई और फर्म हो, कॉरपोरेशन हो, एसोसिएशन हो, या हिंदू अनडिवाइड फैमिली हो, कोई भी परिवार मान लो देना चाहे दान दे सकता है इसे, या कोई पर्सन या कोई इंडिविजुअल जो इंडिया में रहता हो, रेजिडेंट हो, इंडिया का रेजिडेंट हो, वो भी दे सकता है, भले ही नागरिक ना हो। रेजिडेंट का मतलब कम से कम 180 डेज वो इंडिया में रह रहा हो, 180 डेज से, तो वो भी दे सकता है कंट्रीब्यूशन। तो यही बस इसमें कंट्रोवर्सी थी कि ये इलेक्टोरल ट्रस्ट बोल रही है कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, हमें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्रिटिसिज्म ये किया जा रहा है कि ये स्कीम
जब बनाई थी इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम 2013 में, तो इसका उल्लंघन है। स्कीम में ये था कि ये अपना सारा डेटा बताएगी, लेकिन ये बता नहीं रही है। तो यही बस इसमें कंट्रोवर्सी थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है टास्क फोर्स फॉर मिशन कर्मयोगी। इंडियन गवर्नमेंट ने एक मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया था। किस लिए? जो सिविल सर्वेंट है ना, जैसे IAS IPS वगैरह हैं, इनकी कैपेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, इनकी दक्षता इंक्रीज करने के लिए ये मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया था। तो इसी मिशन कर्मयोगी को आगे प्रमोट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है। टास्क फोर्स का मतलब है एक, मान लो ग्रुप बनाया है जिसमें कुछ मेंबर हैं, 3 मेंबर का ग्रुप है, 3 मेंबर की टास्क फोर्स है, जिसके हेड कौन होंगे? चेयरपर्सन इस ग्रुप के फॉर्मर इन्फोसिस CEO, मतलब इन्फोसिस जो कंपनी है इसके पहले रह चुके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये इनका नाम है SD सिब्बूलाल। ये इसके चेयरमैन रहेंगे इस टास्क फोर्स के। ये क्या करेंगे? गवर्नमेंट की सहायता करेगी ये टास्क फोर्स, ताकि ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म लाए जा सकें, जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें संशोधन लाए जा सकें, रिफॉर्म सुधार लाए जा सकें मिशन कर्मयोगी जो स्कीम है, मिशन है, इसके थ्रू। तो इसलिए ये बनाई गई है ये टास्क फोर्स। टास्क फोर्स में क्या है? ये गाइडेंस और गाइडेंस के लिए और ऑपरेशनलाइजेशन के लिए रोड मैप तैयार करेगी, ताकि कर्मयोगी जो भारत स्कीम है इसको लागू किया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके, और एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया जा सके। स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या होते हैं? देखो, व्हीकल नाम से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। व्हीकल का मतलब वाहन होता है, कार गाड़ियाँ, लेकिन ये कोई कार गाड़ी वाहन नहीं है। स्पेशल पर्पज व्हीकल का मतलब ये होता है, मान लो कोई पॉलिटिकल, मतलब ये आपकी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी दो कोई ग्रुप बना ले मिलके, या गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी कोई मिलके ग्रुप बना ले, या गवर्नमेंट ही कुछ अपने ऑफिसर वगैरह अपॉइंट कर दे, कुछ ग्रुप बना ले। तो इस ग्रुप को कोई स्पेशल टास्क करने के लिए जो कोई ग्रुप वगैरह बनाते हैं, कुछ मेंबर की कमेटी हो गई या कुछ भी हो गई, उसी को बोलते हैं स्पेशल पर्पज व्हीकल। ये इसलिए बोलते हैं स्पेशल पर्पज व्हीकल क्योंकि स्पेशल पर्पज के लिए बनाई जाती हैं, कुछ स्पेशल पर्पज को फुलफिल करने के लिए। जैसे इसमें मिशन कर्मयोगी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया जा रहा है। 2-3 मेंबर की कमेटी होगी या 2-3-4 मेंबर होंगे इसमें, तो इसे इम्प्लीमेंट कर सकें, इसलिए ये स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया जाएगा। तो ये मिशन कर्मयोगी है क्या, इसे जान लेते हैं थोड़ा। ये एक नेशनल प्रोग्राम है मिशन कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के लिए, ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को इंक्रीज किया जा सके। ये लॉन्च किया था ताकि जो ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सके, शिफ्ट किया जा सके रूल बेस्ड ट्रेनिंग से शिफ्ट करके रोल बेस्ड ट्रेनिंग, रोल बेस्ड कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए। जो अभी रूल बेस्ड ट्रेनिंग होती है उससे शिफ्ट करके रोल बेस्ड कैपेसिटी को डेवलप किया जा सके सिविल सर्विसेज में, हमारी कंट्री में। इसलिए ये लॉन्च की थी। इसका जो कोर गाइडिंग प्रिंसिपल है इस प्रोग्राम का, वो क्या है? इसमें ऑफ साइट लर्निंग के साथ साथ ऑन साइट लर्निंग पे भी फोकस किया जाता है। ऑफ साइट लर्निंग के साथ साथ ऑन साइट लर्निंग पे भी फोकस किया जाता है, और इसमें ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया जाता है कि ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, शेयर्ड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। के शेयर्ड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही है कि जो ट्रेनिंग वगैरह होती है शेयरिंग की जा सके और लर्निंग की जा सके। लर्निंग क्या क्या? मटेरियल, इंस्टीट्यूशन एंड पर्सनल लर्निंग की जा सके। और जो सिविल सर्विस हैं उनको कैलिब्रेट करने के लिए, उनकी दक्षता कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए किस किस में? फ्रैक्स में, फ्रेमवर्क फोर्स रोल्स एक्टिविटी कम्पिटेंसी, ये अप्रोच को अडॉप्ट करके उनमें लर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना मेन मकसद इसका ये है। और क्या करना है इसमें जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ऑल सिविल सर्वेंट्स, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है। अपॉर्चुनिटी का मतलब है मौका देना है, ताकि वो अपना बिहेवियर, फंक्शनल और डोमेन कम्पिटेंसी को बिल्ड कर सकें, स्ट्रेंथ कर सकें, मजबूत बना सकें। और क्या है इसमें? इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर द प्रोग्राम, मतलब जो ये प्रोग्राम है मिशन कर्मयोगी, इस मिशन कर्मयोगी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशन, कौन कौन से फ्रेमवर्क इस प्रोग्राम में सहायता देंगे, वो कौन कौन से हैं? एक तो है पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल। इसे लेड कौन करेंगे? खुद प्राइम मिनिस्टर इसका नेतृत्व करेंगे, लेड करेंगे। पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल ये क्या करेगी? ये अप्रूव करेगी और मॉनिटर करेगी सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स का, जिसके थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग इंक्रीज की जाएगी सिविल सर्वेंट्स की। उस प्लान का अप्रूवल कौन देगा, सहमति कौन देगी? ये PM लेड पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल। इसमें कुछ मेंबर होंगे जिसे PM खुद प्रधानमंत्री लेड करेंगे, नेतृत्व करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब ये है इनमें क्षमता बढ़ाना, कि कैसे लोगों से डील किया जाएगा, कैसे आप किसी स्कीम योजना को इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे गवर्नेंस को इम्प्रूव करोगे, सर्विस डिलीवरी जो है लोगों को
लोगों तक जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है लोगों तक कैसे आसानी से पहुंचाओगे, ये सब कुछ बिल्डअप करना, इनके बिहेवियर में चेंज सिविल सर्विस के में, सिविल सर्वेंट्स हैं जो, तो ये सब कुछ इसमें किया जाएगा। एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन यही होगा कि स्टैंडर्ड ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए इनको, और शेयर्ड फैकल्टी और रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए, और सुपरवाइजरी रोल क्रिएट करेगा किसके ऊपर, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो ट्रेनिंग देते हैं सिविल सर्वेंट्स को, उसके ऊपर सुपरवाइजरी रोल प्ले करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। नेक्स्ट होगा एक होली ऑन स्पेशल पर्पज व्हीकल होगा। ये क्या करेगा, ये करेगा कि ऑनलाइन जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है उनको ऑपरेट करेगा, ये कि वर्ल्ड क्लास लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड करेगा ताकि सिविल सर्वेंट्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन यूनिट होगी जिसको हेड करेंगे खुद कैबिनेट सेक्रेटरी। सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है जब आईएएस बनते हैं, तो आईएएस बनने के बाद सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो प्रमोशन होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है। पूरे इंडिया का एक ही होता है कैबिनेट सेक्रेटरी जो डायरेक्ट पीएम के अंडर काम करता है, प्रधानमंत्री के अंडर काम करता है। तो एक कोऑर्डिनेशन यूनिट होगी जो कैबिनेट सेक्रेटरी जिसके अध्यक्ष होंगे, हेड होंगे, ये इस मिशन कर्मयोगी को इम्प्लीमेंट करने में सहायता करेगी। इसका लार्जर सिग्निफिकेंस क्या है प्रोग्राम का, मतलब इम्पोर्टेंस ज़्यादा क्या है इसकी, देखो मेन वो ये कि एक इनोवेटिव अप्रोच लेके आना और टेक्नोलॉजी जो है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बनाना, सिविल सर्वेंट को जो नई नई टेक्नोलॉजी उनका यूज कर सकें स्कीम योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस तरह से इमेजिनेटिव, इनोवेटिव, प्रोएक्टिव, प्रोफेशनल, प्रोग्रेसिव, एनर्जेटिक, इनेबलिंग, ये ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बनाना सिविल सर्वेंट को, ये इसका मेन मकसद है कि जो भी क्या है उनमें कंपिटेंसी डेवलप की जा सके सिविल सर्वेंट में, और हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट किया जा सके, डिलीवर किया जा सके, एफिशिएंट सर्विस जो है लोगों तक पहुंचाई जा सके। ये मेन मकसद है मिशन कर्मयोगी का, यही था। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा एससीओ मीट। एससीओ क्या है, संघीय कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या है, इसके जो अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, ये इसकी मीटिंग हुई थी एससीओ की, उसमें जाके अभी मीटिंग में हिस्सा लिया। तो इसमें जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं हमारे अजीत डोभाल, उन्होंने एक प्रपोजल रखा, एक प्लान रखा संघीय कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के सामने। किसके विरोध में रखा, किसके अगेंस्ट में रखा ये प्लान, ये प्लान था जो पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप है, मतलब ये पाकिस्तान में है, इनका मेन रोल पाकिस्तान में रहते हैं, ये लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन है, ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर ग्रुप हैं, ये आतंकवाद फैलाते हैं ये ग्रुप। इसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए ये रखा इस मीटिंग में अजीत डोभाल हैं जो उन्होंने रखा, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इस मीटिंग में, एससीओ की मीटिंग में। बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड ये है क्योंकि ये लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद है, इन्होंने बहुत सारे टेररिस्ट अटैक किए हैं इंडिया में, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे अटैक किए हैं इन्होंने। और एक फेमस अटैक है पुलवामा टेरर अटैक जो कुछ साल पहले किया था इंडिया में, इसमें 40 जो इंडियन सोल्जर हैं वो शहीद हो गए थे, 40 इंडियन सोल्जर। तो ये जैसे मोहम्मद ने जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसने किया था ये अटैक, हमला कर दिया था और बम वगैरह फेंक दिए थे, जिसमें 40 इंडिया के सोल्जर, सैनिक है इंडिया के आर्मी के, वो शहीद हो गए थे। तो इसमें एक्शन प्लान है क्या प्रपोजल में, जो ये रखा है अजीत डोभाल ने एससीओ के सामने, संघीय कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सामने, ये है कि जो यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है और भी जो सैंक्शन किए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इंडिविजुअल और एंटिटीज़ हैं। कहने का मतलब ये हुआ यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, या आतंकवादी आतंकवादी के जो संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके अगेंस्ट एक प्लान है। तो यही कहा है कि इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट इस प्लान में ये बोला है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अडॉप्ट किए जाएँ टेरर को काउंटर करने के लिए। टेरर फाइनेंसिंग, जो टेरर फाइनेंसिंग होती है, जो टेररिज्म को फैलाने के लिए कुछ ऐसे गवर्नमेंट है या पॉलिटिकल पार्टी हो गई जैसे पाकिस्तान में, ये टेरर फाइनेंसिंग होती है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। तो इन पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा पहुँचाते हैं, मनी देते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवाद बढ़ाने के लिए, तो ये टेरर फाइनेंसिंग को रोका जाना चाहिए। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अडॉप्ट करने चाहिए इसके लिए, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय रूल्स नियम होने चाहिए टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। और एक एमओयू साइन करना चाहिए। एमओयू का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये किसके साथ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब हो गया एग्रीमेंट ही मान लो आप, समझौता किसके बीच में, एससीओ और एफएटीएफ के बीच में, संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसके बीच में। ये आपने पढ़ा होगा, बहुत बार हमने भी पढ़ा है ये लेक्चर में। और इसके लिए अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर लेक्चर देख सकते हो आप एफएटीएफ के ऊपर। ये 1989 में बनाई गई थी, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है
मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है ब्लैक मनी को वाइट में करने का प्रोसेस, कि ब्लैक मनी को वाइट में जो बदलते हैं लोग, इसको रोका जाए और ब्लैक मनी का सर्कुलेशन रोका जाए। और जो टेरर फाइनेंसिंग होती है, आतंकवादी संगठनों को पैसा पहुंचाते हैं, मनी पहुंचाते हैं, इसको रोकने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। तो इसके साथ मिलकर एससीओ को एक एग्रीमेंट करना चाहिए और मॉनिटर करना चाहिए कि जो टेररिस्ट आतंकवादियाँ नई नई टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर रहे हैं, उनका मॉनिटर करो, पहले पता लगाओ कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे ये ड्रोन्स का यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं डार्क वेब का, इंटरनेट का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया का यूज करते हैं। तो ये यूज रोका जाना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए इसके बारे में। अब ये संघई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इसके बारे में जान लो। वैसे पढ़ चुके हैं बहुत बार हम, स्पेशल लेक्चर भी देख सकते हो आप अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्लेलिस्ट में जाके। ये परमानेंट गवर्नमेंटल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अभी फ़िलहाल 8 मेंबर हैं। ये 2001 में बनाई गई थी। चाइना, कजाकिस्तान और आपका ये हो गया किर्गिस्तान हो गया, और ये आ गया रसिया और तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन्होंने इसे बनाया था 2001 में। पहले इसका नाम संघई 5 था क्योंकि इसके 5 मेंबर थे जब ये बनी थी, लेकिन अभी इसके काफ़ी सारे मेंबर हैं। और इसका मेन रोल क्या है, मेन रोल यही है, जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट स्ट्रेंथ करना, डेवलप करना। और यहाँ पे जो इकोनॉमी के रिगार्डिंग पॉलिटिकल, ट्रेड, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, कल्चर, इनको आपस में बढ़ाना, प्रमोट करना, एक दूसरी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार बढ़ाना, एक दूसरे के साथ कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेशन करना, एनर्जी की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की फील्ड में। तो ये सब इसलिए ताकि इस रीजन में जो संघई कोऑपरेशन के कंट्रीज हैं, इनके आसपास के रीजन में पीस आए, शांति आए, सिक्योरिटी रहे, सुरक्षा रहे, स्टेबिलिटी रहे, लॉ एंड ऑर्डर सही से यहाँ पे हो और डेमोक्रेटिक रूल्स का इम्प्लीमेंट हो। तो ये सब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है कुछ कंट्री ने मिलके। या इसके अभी 8 मेंबर हैं जिनमें इंडिया भी एक मेंबर है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। देखो ये मेंबर आपको 8 के 8 याद करने हैं, क्योंकि पिछली बार यूपीएससी में ये G20 है ना, G20 के मेंबर पूछ लिए थे। तो इस बार हो सकता है एससीओ के पूछ ले, या G7 के पूछ ले, G7 के या आसियान के पूछ ले। ये बहुत बार न्यूज़ में रही है तीनों के तीनों ऑर्गेनाइजेशन, और हमने कम से कम 4 से 5 बार, 6-7 बार कम से कम पढ़ा होगा हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, G7 को, आसियान को और G20। और ये आपका संघई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनके लिए स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ, अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में जाकर दे सकते हो आप, प्ले लिस्ट में। इसके 8 मेंबर हैं, इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये इसके 8 मेंबर हैं फ़िलहाल अभी। और कुछ ऑब्जर्वर मेंबर भी हैं, वो मतलब फुल मेंबर नहीं होते ऑब्जर्वर मेंबर, इसकी मीटिंग में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, लेकिन कोई डिसीजन हो तो वोटिंग नहीं कर सकते। तो ये भी आपको याद रखना है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 आपको पता है 2019 में भेजा था, एक मिशन है, सैटेलाइट वगैरह भेजा था इसमें। ये मून पे भेजा था, चंद्रमा पे, इसलिए इसका चंद्रयान नाम रखा था। सेकंड मिशन था ये चंद्रमा पे इंडिया का। लेकिन अभी न्यूज़ में इसलिए आया, ये देखो फेल हो गया था, हाफ फेल्ड, मतलब आधा फेल हो गया था। आधा फेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 पार्ट थे चंद्रयान 2 के। एक तो था रोवर, एक था लैंडर और एक था ऑर्बिटर। ऑर्बिटर था, ये अर्थ के चारों ओर घूमता, अर्थ के चारों ओर अभी भी घूम रहा है, ये कामयाब रहा। लेकिन जो रोवर लैंडर हैं ये कामयाब नहीं रहे। लैंडर का मतलब है मून पे जाके लैंड करता, उतरता, जैसे जहाज लैंड करता, उतरता पृथ्वी पे, ऐसे ये लैंड करता मून पे, चंद्रमा पे। लेकिन इसने लैंड नहीं किया, हार्ड लैंडिंग हो गई, करानी थी सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब आसानी से उतारना था इसे, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए स्पीड पे, और ये जाके टकरा गया मून के सरफेस से और टूट गया। और इसी के अंदर रखा था रोवर, रोवर मतलब घूमने वाला, इसमें पहिए लगे थे, यहाँ पे घूमता मून पे जाके। तो ये वाले फेल हो गए, और ऑर्बिटर इसके चारों ओर अभी भी घूम रहा है, मून के चारों ओर। तो उसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है किसके बारे में, जो सन की लेयर है ना, आउटर मोस्ट लेयर, जो सूरज है, सूरज की लेयर है बहुत सारी, उसकी जो सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर है, परत है, उसका नाम है कोरोना। सूरज की लेयर का नाम है कोरोना। ये कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, सूरज की लेयर का नाम कोरोना है, उसके बारे में जानकारी दी है। इसने कहा है, मतलब इसमें ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है, जो ऑर्बिटर है मून के पास घूम रहा है, चंद्रयान 2 का ही पार्ट है। इसने कहा है कि इस कोरोना में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन बहुत ही अबंडेंस मात्रा में, बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं कोरोना में। तो ये देख लो पहले आप लेयर, ये लेयर देखो पहले आप। ये है अपना सन, सूरज। सूरज का मेन जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं कोर। इसके बाहर वाली लेयर है दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं रेडिएटिव जोन। इससे बाहर वाली लेयर है उसे बोलते हैं कन्वेक्टिव जोन। इससे बाहर वाली लेयर है उसको बोलते हैं फोटोस्फेयर। और इससे भी बाहर वाली लेयर है ये वाली, इसको बोलेंगे क्रोमोस्फेयर। और ये सबसे बाहर वाली होती है कोरोना। ये कोरोना हमें दिखाई नहीं देती, ये लगभग तब दिखाई देती है हमें जब
ये पड़ता है ना, सूर्य ग्रहण पड़ता है तब दिखाई देती है, सोलर इक्लिप्स होता है तब दिखाई देती है, वरना वैसे नॉर्मली दिखाई नहीं देती कोरोना। तो ये क्या है, 100 माइक्रो फ्लेयर्स इसमें ऑब्जर्व किए इस ये ऑर्बिटर ने। माइक्रोफ्लेयर ये क्या है, माइक्रोफ्लेयर क्या है, सन से जो हीट निकल रही है ना, हीट, वही आप समझ लो माइक्रोफ्लेयर। और इससे इसे बोलते हैं कोरोनल मास हीटिंग। कोरोनल मास हीटिंग क्या है, जो टेम्परेचर निकल रहा है ना सूरज से, वो ये सब। कोरोनल हीटिंग जो प्रॉब्लम है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है, कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम का मतलब ये है, इसके क्या है, जो बाहर वाली कोरोना है उसमें टेम्परेचर और दूसरी जो लेयर है उनमें टेम्परेचर डिफरेंस है। वो कैसे देखेंगे इसमें अभी। कोरोना से क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज निकल रही हैं, किरणें निकल रही हैं, एक्सरे निकल रही है, एक्सरे रेज है जो, इसमें आयोनाइज गैस हैं, वो उनका टेम्परेचर कितना है कोरोना में, 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा। 2 मिलियन, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा इसमें टेम्परेचर है। लेकिन अगर इससे 1000 माइल्स बिलो जाएँ, जो ये लेयर है, लेयर से हम नीचे गए क्रोमोस्फेयर में, क्रोमोस्फेयर में टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि यहाँ पे 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब देखो कोरोना का टेम्परेचर कितना है, 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो इससे नीचे वाली लेयर है फोटोस्फेयर हो गई, फोटोस्फेयर का कितना है, 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना डिफरेंस है, कहाँ 20 लाख और कहाँ 10,000। तो ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को यही इसी को बोलते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस को कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम। कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम, कोरोना की जो हीटिंग में जो प्रॉब्लम है, परेशानी, इसी को बोलते हैं। लेटेस्ट फाइंडिंग जो की है, इसमें देखा गया टेम्परेचर जो है, इसका टेम्परेचर है कोरोना को, किसकी वजह से कोरोना का टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो सन की मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से। और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, सन स्पॉट पे, सन के ऊपर कुछ डार्क पैचेज बने हुए हैं, डार्क पैचेज जो विजिबल इमेज में दिखाई देते हैं सन की में, कुछ डार्क पैचेज, ऐसे ऐसे डार्क पैचेज बने हुए हैं, डार्क धब्बे बने हुए हैं, गहरे धब्बे काले, उन्हीं को बोलते हैं सन स्पॉट, सन स्पॉट। तो अब ये चंद्रयान 2 मिशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं डिटेल से। ये चंद्रयान 2 मिशन क्या है, पहले तो आप इमेज में ये देखो, आप ये वाला चंद्रयान 2 मिशन था, इसके अंदर ये एक ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर ये घूम रहा है अर्थ के चारों ओर, अभी भी अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। और इसमें था ये भाई साहब, ये है, ये था लैंडर, ये लैंड करता, और इस लैंड से ये निकलता, ये रोवर निकलता। लेकिन ये भाई साहब सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, इस पर आराम आराम से उतारना था, लेकिन इसकी स्पीड कंट्रोल नहीं हुई, ये जाके टकरा का बहुत सारी स्पीड में, और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिखर गया, पता ही नहीं चल पाया। नेटवर्क जो संपर्क था ना इसरो का, इसरो ने भेजा था, संपर्क ही टूट गया इससे। तो ये इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, चंद्रयान 2 मिशन क्या है। ये 2019 में मून पर भेजा गया था, सेकंड मिशन था इंडिया का ये, भेजा गया था जो। इसमें साइंटिस्ट ने यूज किया था सोलर एक्सरे मॉनिटर का यूज किया था चंद्रयान 2 पे। 2019 में सन की स्टडी करने के लिए भेजा और मून की स्टडी करने के लिए। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि अपनी जो टेक्नोलॉजी एबिलिटी है इसरो की, इंडिया की, सॉफ्ट लैंडिंग कराने की, उसको दर्शाना था पूरे वर्ल्ड वाइड कि हम सॉफ्ट लैंडिंग हम भी करा के दिखाएंगे। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग हो नहीं पाई, हार्ड लैंडिंग हो गई, टकरा गए जाके, स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन जो रोबोटिक रोवर है वो अभी भी ऑपरेट कर रहा है इस पर। इसके तीन, इस मिशन के 3 पार्ट थे। एक तो ऑर्बिटर जो घूम रहा है उसका नाम देखो 3 थे। एक तो ऑर्बिटर ऑफ द मून, विक्रम, विक्रम नाम रखा था, विक्रम साराभाई नाम के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक उनके नाम पे। एक जे थे जी लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर, ये 3 पार्ट थे मून पे भेजे माने। ये दोनों तो लैंडर और रोवर तो टूट गए आपको पता है, लेकिन ये विक्रम अभी भी घूम रहा है। तो यही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अंटार्कटिक ट्रीटी, ये भी न्यूज़ में थी क्योंकि 23 जून को इसके 60 साल हो गए थे जब ये ट्रीटी हुई थी। ट्रीटी का मतलब होता है संधि, संधि। कुछ कंट्रीज आई साथ में आई 1961 में, 1961 में। और ये क्या है, इस ट्रीटी को किया, संधि को किया, 12 कंट्री आई साथ में। किस लिए किया, तो क्योंकि जो अंटार्कटिका है ना कॉन्टिनेंट, ये देखा ही होगा आपने अंटार्कटिका, दिखा देते हैं नहीं देखा है तो। ये देखो वर्ल्ड मैप, और ये वाला जो पार्ट है अंटार्कटिका, यहाँ पे कोई लोग तो रहते नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। क्योंकि ये वाली लाइन है जो, ये है 60 डिग्री लेटीट्यूड, लगभग 66 या 60 डिग्री लेटीट्यूड। इससे ऊपर वाला जो भी पार्ट है ये सब अंटार्कटिका में आता है। इससे ऊपर वाला अंटार्कटिका में, सदर्न हेमिस्फेयर वाला पार्ट है जो, ये अंटार्कटिका का ही पार्ट है। तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को क्या है, कोई एक्सप्लॉइट ना करे, मतलब ऐसा ना हो कोई कंट्री जाके इसके रिसोर्सेज जो यहाँ पे संसाधन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, कुछ ऑयल मिलता है, तेल वगैरह, पेट्रोलियम, इनको कोई एक कंट्री जाके एक्सप्लॉइट ना कर ले, शोषण ना कर ले, इन्हें एक कंट्री यूज़ ना करे, इसलिए ट्रीटी की गई थी 1961 में। तो इस ट्रीटी में
इसलिए यूज की गई थी ताकि अंटार्कटिका का सस्टेनेबल यूज किया जा सके, सस्टेनेबल तरीके से इसका रिसोर्सेज का यूज किया जा सके। इस ट्रीटी का सिग्निफिकेंस यही थे कि ये 12 कंट्री ने साइन की थी, और एक ट्रीटी एग्जाम्पल था कि सारे कॉन्टिनेंट को कैसे गवर्न किया जाए सके अंटार्कटिक को। ये रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर था, क्योंकि ये पहला ऐसा था फाउंडेशन कि जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं रहती उसके लिए एक ट्रीटी की गई थी, संधि की गई थी, क्योंकि अंटार्कटिका पे कोई लोग रहते नहीं है, क्योंकि बर्फ़ ही पड़ती है वहाँ पे सालों साल, ग्लेशियर्स जमे रहते हैं। बट द ट्रीटी वॉज नेगोशिएटेड इन ए वे डिफरेंट एरा एंड इज स्टिल रिलेवेंट टुडे। ये ट्रीटी जब साइन की गई थी और अभी भी ये रिलेवेंट है, अभी भी उपयुक्त है, अभी भी इसकी इंपॉर्टेंस है ट्रीटी की, क्योंकि अंटार्कटिका जो ट्रीटी है इसने एक तरह से 2020 में भी कंपेयर करें, 1950 से अब तक की भी कंपेयर करें, तो अंटार्कटिका के जो रिसोर्सेज हैं वो किसी भी कंट्री ने, एक ही कंट्री ने एक्सप्लोइट नहीं किए हैं। यहाँ पे रिसर्च होते रहते हैं, बहुत सारे कंट्रीज ने यहाँ पे रिसर्च सेंटर बनाए हुए हैं, जैसे इंडिया ने भी रिसर्च सेंटर बनाए हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले बनाया था इंडिया ने रिसर्च सेंटर, एक सेंटर बनाया था जहाँ पे इंडिया रिसर्च करता था, दक्षिण गंगा नाम से, दक्षिण गंगा या दक्षिण गंगोत्री नाम से था, दक्षिण गंगोत्री। लेकिन ये अभी काम नहीं कर रहा है, कुछ और स्टेशन भी बनाए इसके बाद, जैसे मैत्री नाम का बनाया, मैत्री नाम का, और एक भारती नाम का, ऐसे नाम के स्टेशन बनाए यहाँ पे अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका ताकि सब लोगों के लिए इनेबल हो सके और यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सके, टेक्नोलॉजी की सहायता से जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से अंटार्कटिका पे नुकसान ना हो, इस वजह से ये ट्रीटी की गई थी। ओरिजिनली तो इसके 12 मेंबर थे, जब 12 कंट्री थे जब साइन की गई थी। यहाँ पे कुछ ग्लोबल रिसोर्सेज हैं, जैसे मान लो ऑयल है, मान लो वो यहाँ बाकी सारी जो कंट्रीज़ में मिलता है वो स्कार्स हो जाए, घट जाए, डिक्रीज हो जाए, उसकी मात्रा कम हो जाए, तो जो अंटार्कटिका रीजन है यहाँ पे एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, खोजे जा सकते हैं, इसके मिनरल्स और यूज किए जा सकते हैं, इसलिए ट्रीटी की थी। बाद में इस ट्रीटी में क्या है, चाइना ने भी ज्वाइन किया 1983 में, और कंसल्टेटिव पार्टी बन गया 1985 में, चाइना भी इसका मेंबर बन गया। इसमें यह था कि अटेंशन इंक्रीज़ की जाए सारी कंट्रीज़ की, ताकि जो अंटार्कटिका माइनिंग है उसका जो पोटेंशियल है उसको खोजा जा सके, फ्यूचर में इसकी जो माइनिंग वगैरह यहाँ पे अंटार्कटिका पे करें, जो मिनरल्स निकालें, फ्यूचर में कैसे यूज किए जा सकें, ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए ट्रीटी की थी। इसमें जो अंटार्कटिका की माइनिंग है वो एक तरह से उसको प्रोहिबिट करना था कि अनसस्टेनेबल तरीके से उसको कोई यूज़ ना करें। तो अंटार्कटिका ट्रीटी के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ लेते हैं। ये 1959 में ये ट्रीटी साइन की गई थी वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए की। तो 12 कंट्री थे जब इसे साइन किया था 1 दिसंबर 1959 को। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे कोई मिलिट्री यूज ना करे, डीमिलिटराइज जोन क्रिएट करने के लिए, कि यहाँ पे अपनी कोई मिलिट्री ना भेजे, सेना ना भेजे, इसलिए साइन की गई थी, और इसके रिसोर्सेज को अच्छे से यूज किया जा सके। जो ओरिजिनल इसकी 12 कंट्री थी ये थी अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड ऑफ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये रसिया का ही पहले नाम था, यूके यूके था, यूनाइटेड किंगडम और यूएस अमेरिका, ये 12 कंट्री थे। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है, इसके 54 पार्टीज़ हैं, 54 मेंबर हैं इसके 54, और 1961 से ये फोर्स में आ गई। फोर्स में आने का मतलब लागू हो गई 1961 से, साइन कभी हुई थी 1959 में और लागू हो गई 61 में। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे, अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में एक प्लेस है ब्यूनोस एयर्स, वहाँ पे। अर्जेंटीना कहाँ पे देख सकते हो आप, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये अर्जेंटीना वॉयलेट कलर का, ये अर्जेंटीना दिखाई दे रहा है आपको वर्ल्ड मैप पे, साउथ अमेरिका में। जितना इसका पर्पज़ ये था कि अंटार्कटिका का मतलब ये है जो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है उससे ऊपर वाला पार्ट जो हमने देखा था अभी इसमें, इस वाले लैटिट्यूड से ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये अंटार्कटिका रीजन में समझा जाएगा सारा। इस ट्रीटी में ये दिखा था, मतलब कहा था, इसमें ये लिखा हुआ था। इसके प्रोविज़न क्या क्या थे, और अंटार्कटिका क्या है, पीसफुली पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, केवल और केवल, मतलब शांति पर्पज़ के लिए। और जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उसकी फ्रीडम होगी कि यहाँ पे मान लो कोई रिसर्च वगैरह करना चाहें तो वो कर सकते हैं कंट्रीज़ कोऑपरेट करके। इसमें साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करना हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी हो वो फ्रीली अवेलेबल हो सब कंट्री के लिए। और इसमें क्या था, जो टेरिटोरियल सॉवरेंटी है अंटार्कटिका की उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, कि इस पर कोई एक कंट्री हक ना जमाए, सारी कंट्रियों का हक हो, इसलिए बनाई गई थी ट्रीटी। और पर्पज़ क्या था इसका, पर्पज़ ये था किसी भी कंट्री को बीच में कोई भी डिस्प्यूट ना हो, विवाद ना हो, इस टेरिटरी को लेके, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को लेके किसी के बीच में झगड़ा ना हो, इसलिए इस ट्रीटी को बनाया गया था। अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम में कैसे और काम किया जाता है, इसमें मान लो कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो इसको एड्रेस किया जाता है इस एग्रीमेंट के जरिए।
इसी को बोलते हैं अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम। अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम में और भी कई सारे मेजर इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो चुके हैं जिसके थ्रू अंटार्कटिका जो ट्रीटी सिस्टम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और स्ट्रेंथन किया। जैसे 1959 में, एक तो 1959 की सबसे पहली अंटार्कटिका ट्रीटी हो गई जिसके थ्रू ये अंटार्कटिका ट्रीटी साइन हुई थी और 1961 में लागू हो गई थी। दूसरा एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका सील्स, ये 1972 में लागू हुई थी इस ट्रीटी को ही और आगे प्रमोट करने के लिए। एक 1980 में हुई थी कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका मैरीन लिविंग रिसोर्सेज, 1980 में साइन हुई थी ये। एक 1991 में प्रोटोकॉल ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टू अंटार्कटिका ट्रीटी। तो ये कुछ और कन्वेंशन और प्रोटोकॉल हैं जो इस ट्रीटी को ही स्ट्रेंथन करते हैं, प्रमोट करते हैं, मजबूत बनाते हैं। यही थे आज के टॉपिक। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्लाइनिंग बुद्धा के बारे में हमने स्पेशल लेक्चर लेके पढ़ा था, नहीं देखा तो आप आर्ट एंड कल्चर का जो प्ले लिस्ट बनी हुई उसमें जाकर लेक्चर देख सकते हो। ये न्यूज़ में था कुछ दिन पहले, इसका स्टैचू पाया हुआ था रिक्लाइनिंग बुद्धा का। तो ये स्टैचू था लेटा हुआ, रिक्लाइन का मतलब है लेटे हुए बुद्धा जी, गौतम बुद्ध जी हैं लेटे हुए हैं। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको करेक्ट बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है जो रिक्लाइनिंग बुद्धा है उसके स्टैचू या इमेज है वो रिप्रेजेंट करता है कि बुद्धा अपने लास्ट स्टेज में, बिल्कुल हिज लास्ट इलनेस, मतलब बीमार हुए हैं, अपनी लास्ट स्टेज पे मरने के बिल्कुल पास हैं। जो रिक्लाइनिंग बुद्धा की जो पहला डिपिक्शन मिला था वो गंधार आर्ट में मिला था। पहली जो प्रतिमा मिली थी वो गंधार आर्ट में मिली थी। और गंधार आर्ट कहाँ पे? ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पे ही गंधार आर्ट के लिए फेमस रीजन है। रिक्लाइनिंग जो पोस्चर है वो मोर प्रिवेलेंट है इन थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया में। जो रिक्लाइनिंग बुद्धा के जो स्टैचू वगैरह ज़्यादा मिलते हैं ना, अधिकतर वो थाईलैंड में मिलते हैं या साउथ ईस्ट एशिया जो उसमें मिलते हैं। आपको बताना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, 1 2 3 ओनली 2 3 या 1 2 3 ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना एल्जाइमर डिसीज़ के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट बतानी है कौन सी है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि ये एक प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है जो किसी भी ओल्डर पीपल को अफेक्ट करता है। मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके दिमाग में कुछ कमी आ जाती है, जैसे बोलते हैं ना बुढ़ा सटिया गया, ऐसे कुछ यूज करते हैं लोकल टर्म में। तो एक ऐसा ये ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाती है, दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है इस डिसीज़ में। तो ये ओल्डर पीपल को अफेक्ट करती है। लेकिन ये डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे स्पीकिंग, राइटिंग, कंप्लीटिंग फैमिलियर वर्क टास्क, इसको कोई अफेक्ट नहीं करता। इसमें क्या है, अल्जाइमर डिसीज़ का कोई क्योर भी नहीं है, कोई इलाज नहीं है जिसको हो जाती है, इसका कोई बीमारी का इलाज नहीं है। तो आपको ये बताना कौन सी करेक्ट है, पहली दूसरी, पहली तीसरी या ऑल ऑफ द अबव। देखो दूसरी बिल्कुल गलत है क्योंकि ये डे टू डे जो एक्टिविटी है उनको भी अफेक्ट करता है, बोलने में भी प्रॉब्लम, राइटिंग में भी, फैमिली वर्क को भूल गए करना। तो इसमें कुछ ऐसा हो जाता है, ब्रेन में कुछ अननॉर्मल एबनॉर्मल सिचुएशन हो जाती है और इसके कोई इलाज भी नहीं है। तो 1 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर। नेक्स्ट है अपना पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड। जो इंडियन पीनल कोड है आईपीसी, ये ओरिजिनली जब बनाया गया था, ओरिजिनली 1860 में बनाया गया था अंग्रेज़ों ने, तब इसमें क्या है, सेडिशन का कोई प्रोविज़न नहीं था। जो विद्रोह का, राज विद्रोह ना, देश विद्रोह की जो प्रोविज़न है, इसका कोई पहले इसमें कोई प्रोविज़न नहीं थी जब बनाया था। सेकंड स्टेटमेंट करिए, जब ये बना था तब इसमें सेडिशन की प्रोविज़न थी, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं स्टेटमेंट, यानी कि दोनों में से एक ही करेक्ट हो सकती है और हमें करेक्ट ही बतानी है। थर्ड करिए, ये सेडिशन की जो प्रोविज़न जोड़ी गई, जब जोड़ी गई तो इंडियन आईपीसी में जब ये जोड़ी गई, इनकॉर्पोरेट की गई, तो इसलिए की गई, वाहिबी मूवमेंट हो रहा था, आंदोलन होता था, वाहिबी कम्युनिटी है मुस्लिम की एक, तब उस टाइम पे वाहिबी मूवमेंट हो रहा था, इसकी वजह से जोड़ी गई थी ये सेडिशन की प्रोविज़न सबसे पहले अंग्रेज़ों ने। तो आपको बताना करेक्ट कौन सा है, 1 ओनली, 2 ओनली, 1 3 2 3। देखो ये तो आपको पता होना चाहिए कि 1 और 2 दोनों करेक्ट नहीं हो सकते, दोनों करेक्ट नहीं है, एक ही करेक्ट है। और अगर पहला करेक्ट है कि ये पहले नहीं जोड़ी गई, दोबारा जोड़ी गई, तो ये आपको ये देखना है कि दूसरा करेक्ट है नहीं, वाहिबी मूवमेंट के रेस्पॉन्स में ही जोड़ी गई थी स्टेटमेंट या नहीं। तो आपका दूसरा बिल्कुल इनकरेक्ट है, स्टार्टिंग में नहीं था, इसको 1870 में जोड़ा गया था, 70s में। 124 जो सेक्शन है उसमें ए जोड़ा था, 124 ए, सेडिसन के 4 जोड़े थे। तो ये 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, पहला दूसरा बिल्कुल गलत है, तो सी आंसर करेक्ट है हमारा। आपको बताना है जो ग्रीक, कुषाण और शकाज, ये कुछ इनके राजा थे, इन्होंने जो इनका एम्पायर था यहाँ पे रूल भी किया था इंडिया में, इन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया लेकिन हिंदुज़्म को नहीं अपनाया था। ऐसा क्यों किया था, क्या रीज़न थे? क्योंकि बुद्धिज़्म वॉज इन द असेंडेंट एट दैट टाइम, बुद्धिज़्म ईजियर एक्सेस प्रोवाइड करता था इंडियन सोसाइटी में, कोई भी आके बुद्धिज़्म को अपना सकता है बहुत ईजी तरीके से। या फिर
हिंदुज़्म में कास्ट सिस्टम बहुत ही रिजिड था, कास्ट रिडन हिंदुज़्म था, जो किसी भी कम्युनिटी को अट्रैक्ट नहीं करता कि हिंदुज़्म को अपनाए, क्योंकि ये भेदभाव करते थे, या इस वजह से इन्होंने नहीं अपनाया। या थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि दे हैड रिनाउंस द पॉलिसी ऑफ वार एंड वायलेंस, क्योंकि ये ग्रीक कुषाण शाका ने अपनी जो युद्ध करने की और हिंसा फैलाने की पॉलिसी थी उसको एक तरह से गिव अप कर दिया था, छोड़ दिया था, इसलिए बुद्धिज्म को अपनाया। तो क्या कारण थे बुद्धिज्म को अपनाने की और हिंदुज्म को ना अपनाने के? ये सी आंसर करेक्ट है, क्योंकि कास्ट रिडन हिंदुज्म था, इसकी वजह से हिंदुज्म को नहीं अपनाया और बुद्धिज्म को अपना लिया, क्योंकि उसमें कास्ट सिस्टम का कोई सिस्टम नहीं था, कोई भी कास्ट का आके बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर सकता है और सबको इक्वलिटी समानता प्रदान की जाती है उसमें, इसलिए इन्होंने भी बुद्धिज्म को प्रमोट किया, ग्रीक कुषाण और सकाज ने। नेक्स्ट हमारा है मसातुवन। एंशियंट इंडिया में ये मसातुवन एक मतलब टर्म यूज की जाती थी, किसके लिए यूज की जाती थी ये बताना आपको। बॉन्डेड लेबर, जो लेबर है बॉन्डेड लेबर, उनके लिए यूज की जाती थी, या फिर किंग के जो क्लोजेस्ट रिलेटिव होते थे उनके लिए, या साउथ इंडिया में जो मर्चेंट होते थे, व्यापारी सक्सेसफुल मर्चेंट, उनके लिए यूज की जाती थी, या फिर जो इंडियन किंगडम में बाहर इंडियन जो राजा होते थे वो बाहर अब्रॉड में जो मैसेंजर भेजते थे अपना पीस के लिए, शांति स्थापित करने के लिए दूत भेजते थे, उसके लिए यूज की जाती थी। इसका सही आंसर है सी। ये साउथ इंडिया में जो सक्सेसफुल मर्चेंट हुआ करते थे, व्यापारी, उनके लिए यूज की जाती थी ये टर्म मसातुवन। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना मीजरमेंट ऑफ लैंड के लिए कौन कौन सी टर्म यूज की जाती थी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। निवार्तना, कुलिया वपा, द्रोणा वपा, 1 2 1 3 ऑल ऑफ द अबव या 2 3 ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है सी। तीनों की तीनों लैंड को, भूमि को मीजर करने के लिए, मापने के लिए टर्म यूज की जाती थी। देखो ये दोनों तो यूपीएससी ने 2020 में ही पूछ लिए हैं, 2020 में ये नहीं पूछे। निवर्तना, तो निवर्तना, कुल्यवपा, द्रोणावपा, ये सारी टर्म लैंड को मीजरमेंट करने के लिए यूज की जाती हैं, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यूज की जाती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट तो है ही नहीं, इतना ही था आज।